गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी टेंसेस की क्लास चल रही थी और हम टेंसेस की 2 क्लासेस इससे पहले ले चुके हैं, जिसमें एक क्लास में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस कराया था और दूसरी क्लास में मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस कराया था। और आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो है टेंसेस कुछ ऐसे कर रहे हैं, जैसे ये प्रेजेंट है, ठीक है, पास्ट है और फ्यूचर है। ठीक है, तो एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, फिर सेकंड इसका, सेकंड इसका, सेकंड इसका, फिर थर्ड इसका, थर्ड इसका, थर्ड इसका, और फिर फोर्थ फोर्थ फोर्थ। इस तरह से हम टेंसेस करेंगे। इससे क्या होगा, आपको जो है जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तीनों के बीच में डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से कर रहे हैं, पहले प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट, फिर पास्ट का फर्स्ट पार्ट, फिर फ्यूचर का फर्स्ट पार्ट, जिससे आपकी तीनों टेंसेस पे साथ साथ कमांड बनती जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस हमें यूज़ कब करना है, जब हम फ्यूचर के बारे में सिंपली कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ हम बता रहे हैं कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। इसके अंदर आपकी कोई थ्रेट, कोई प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं है। जब इस तरह के सेंटेंसेस हम करेंगे वो मॉडल्स में आएंगे, जब मैं आपको मॉडल्स कराऊंगी तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम सिंपल फ्यूचर टेंस कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊंगी। ठीक है जी, तो इसकी पहचान देखिए। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, गा गे गी। जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें पता है कि हम लोग पहले उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो हम जो सेंटेंस बना रहे हैं उसके लास्ट में अगर गा गे गी ये वर्ड्स आ रहे हैं तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। जैसे कि ट्राई करते हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लास्ट में क्या आया, गी। तुम पढ़ोगे, लास्ट में किस तरह से, मैं अपना बर्थडे मनाऊंगी, तो लास्ट में क्या आया, गी। तो लास्ट में ये गा गे गी अगर आते हैं तो वो सेंटेंस हमें किस में बनाने हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाने हैं। तो ये तो बात थी कि अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो लास्ट में गा गे गी आएगा। लेकिन जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर जब हमारे पास फिलअप्स आते हैं, जहाँ हमें वर्क की फॉर्म फिल करनी होती है, तो फिलअप में तो हमारे को कहीं पे भी कोई गा गे गी नहीं लिख के देगा। वहाँ पर क्या मिलेगा हमें, वहाँ पर हमें एडवर्ब ऑफ टाइम लिखी हुई मिलेगी। किसी भी, जब हमें फिलअप दिया होता है, अगर वो सेंटेंस फ्यूचर का है तो उसके साथ कोई भी ऐसी इंडिकेशन होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए मिल सकते हैं। उसके साथ टुमारो लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि कल, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि लिखा होगा नेक्स्ट ईयर, अगले साल, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, इस तरह से, या फिर आफ्टर 5 days, आफ्टर 6 days, ऐसे वर्ड्स लिखे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, इन 2025, जैसे कि कोई भी फ्यूचर का ईयर लिखा हुआ मिल सकता है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस है। ठीक है, उसके बाद है कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, देखिए सिर्फ मेनली आपको इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब व्हेन वी आर सिंपली गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर, जब हम साधारण रूप से फ्यूचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसका सिंटेक्स देखिए, उनमें क्या बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल और शेल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। विल और शेल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए विल कहाँ पर लगेगा और शेल कहाँ पर लगेगा। शेल जो है वो हमारा सिर्फ आई और वी के साथ हमें शेल लगाना है, सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगेगा। बाकी जितने भी चीज़ें बच गई, बाकी कुछ भी बच गया, किसी का नेम है, ठीक है, ही शी इट, कुछ भी है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई और वी को छोड़ के जो भी बच गया उन सब के साथ हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आप सिर्फ इतना याद रख लो कि हमें शेल कहाँ लगाना है। शेल हमें आई और वी के साथ लगाना है। बाकी अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इसके साथ एक चीज़ याद रखना, मैंने अभी आपको क्या कहा है कि ये टेंस हम कब यूज़ करेंगे, जब हम सिंपली फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर हम किसी प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या थ्रेट, इस तरह के सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहे। उन सेंटेंसेस में थोड़ा सा चेंज होता है, वो जब मैं आपको मॉडल कराऊंगी तो मॉडल में भी जब हम विल शेल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेट है या फिर डिटर्मिनेशन है या प्रॉमिस है, इनके साथ हमें विल शेल कैसे यूज़ करना है। अभी हम सिर्फ सिंपल बात कर रहे हैं कि जब हम सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फ्यूचर के बारे में तो सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी किसी के साथ भी शेल नहीं लगेगा। सिर्फ अगर आप इतना ये याद कर लोगे ना कि शेल जो है वो आई और वी के साथ लगेगा, तो ये बाकी सब तो अपने आप याद हो गए। ही शीट कहाँ लगेगा वो सब आपको अपने आप याद रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में शेल जो है सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका सिंटेक्स करते हैं। सब्जेक्ट लगेगा
विल या शेल में से एक लगेगा, हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो शेल लगाएंगे, अदरवाइज विल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, यानी कि ना वाले वाक्य कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट विल शेल में से एक चीज, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि विल लगेगा या शेल लगेगा। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्न कैसे बनाने, प्रश्नवाचक जो हमारे वाक्य होते हैं वो कैसे बनेंगे। विल और शेल में से कोई भी एक चीज लगेगी। पहले देखो मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शेल है, ठीक है। तो जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं उसे आगे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि नकारात्मक जो प्रश्न बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, विल या शेल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर आप नॉट को इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लिख रहे हो, जैसे कि बॉन्ड लिख रहे हो, तो नॉट आगे आएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लिख रहे, यानी कि आप विल और नॉट को अलग अलग लिख रहे हो, शैल और नॉट को अलग अलग लिख रहे हो, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस के साथ समझते हैं इसको। हमारा सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर कौन काम कर रहा है, मैं, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखो हमारा फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गई हमारी, सब्जेक्ट आ गया आई। उसके बाद हमें विल या शेल में से एक चीज लगानी है। देखो आई के साथ क्या लगेगा, हमने अभी पढ़ा था कि आई के साथ शेल लगेगा, ठीक है। तो आई के साथ क्या आ गया, यहाँ पर शेल आ गया। उसके बाद क्या लिखनी है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बनाने सीख लोगे ना कि हमें ये स्ट्रक्चर याद है और हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो आपकी ग्रामर में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने वाली सेंटेंस बनाते हुए। अपनी तरीके से करोगे कि जैसे ऊपर हिंदी लिखी हुई है वैसे हमने इंग्लिश लिखनी है, या जैसे आप हिंदी को सोच रहे हो वैसे इंग्लिश लिखोगे, हमेशा गलत होने वाली है, हमेशा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को एज इट इज ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। हिंदी का अपना स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश का अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमें अपने स्ट्रक्चर को याद रखते हुए करने के पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऐसे करके सेंटेंसेस बनाते चलोगे ना, थोड़े दिन प्रैक्टिस के बाद सब अपने आप बनने लगेगा। फिर ऐसे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि हमें पहले रूल ध्यान रखना है और फिर हमें सेंटेंस बनाना है। थोड़ी प्रैक्टिस करो इनको बनाने की। जब आपको मैं समझाती हूँ तो घर पर उसको प्रैक्टिस करके देखो, सेंटेंसेस बना करके देखो। अगर आपने दिन में 10-12 सेंटेंस भी बना लिए ना, ठीक है, बना, आप कॉपी में नहीं बना रहे, सोच के भी बना सकते हो, अपने माइंड में सोचते रहो कि हाँ ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में कैसे बनेगा। अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़े ही दिन में, महीना भी नहीं लगने वाला आपको इंग्लिश सीखने के लिए, 1 महीने के अंदर आप परफेक्ट हो जाओगे सेंटेंसेस बनाने में, ठीक है। उसके बाद देखो नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव में हमें क्या लगाना है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई। उसके बाद हमें क्या लगाना है, विल या शेल, आई के साथ क्या लगता है, शेल। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है, ये आ गया हमारा नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, राइट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ठीक है। इसी तरह से जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे यानी प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम आगे ले आएंगे, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आगे आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। देखो यही है ना, विल या शेल लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य कैसे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, राइट और लेटर, ठीक है। चलो एक बार इनकी सबकी हिंदी करके देखते हैं। आई शेल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। नेगेटिव, आई शेल नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव, शेल आई राइट अ लेटर, कि क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, शेल आई नॉट राइट अ लेटर, कि क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। देखो एक विल वाला सेंटेंस भी बना करके आपको दिखाती हूँ, इसी को हम विल से बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यू विल राइट अ लेटर, ठीक है, यू विल राइट अ लेटर, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा, यू विल नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। आगे इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, विल यू राइट अ लेटर, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, विल यू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है।
विल यू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिख रहे हैं तो विल को जोड़ करके हम क्या लिखते हैं, वॉन्ट लिखते हैं, ठीक है ना। वॉन्ट यू राइट अ लेटर। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये वाला, ये हम स्पीकिंग में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, बोलते टाइम, क्योंकि हम बोलते टाइम शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारा स्पीकिंग में यूज होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस घर पे बना करके देखिए, बोल करके देखिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ बोल के देखो, अपने भाई बहनों के साथ बोल करके देखो, इससे आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि फ्यूचर में बात करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, जिसमें विल और शैल का यूज होता है, ठीक है। लेकिन हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि हम फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, किन किन टेंसेस के लिए यूज करेंगे, फ्यूचर इवेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्लान्ड और डिसाइडेड, ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जो पहले से प्लान हो चुके हैं और डिसाइड हो चुके हैं, ठीक है। एंड हैव प्रेजेंट रियलिटी, और उनकी कुछ प्रेजेंट रियलिटी है, ठीक है, यानी कि हम अभी प्लान कर चुके हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे हम, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम जो है सिंपल प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो है, जैसे आपका टाइम टेबल जिस चीज का बना हुआ है, ऐसे इवेंट्स को बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। या किसी चीज का शेड्यूल बना हुआ है फ्यूचर में कि ये काम जो है इस टाइम ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, तो प्लान हो चुका है, उसका शेड्यूल बन चुका है, तो उसे हम किस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो स्पीकिंग में हम ज्यादा उसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इनको। सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होगा, जब जो है कोई टाइम टेबल बना हुआ है या कोई रेगुलर शेड्यूल बना हुआ है। जैसे कि टाइम टेबल या रेगुलर शेड्यूल किसका होता है, जैसे कि ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स का रेगुलर शेड्यूल होता है ना, तो हम अगर उसके बारे में बात करें, जैसे ये सेंटेंस है, द ट्रेन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, द ट्रेन लीव्स एट 8:30, कि ये ट्रेन जो है ना वो 8:30 बजे जाएगी, ठीक है। सेंटेंस तो क्या है कि 8:30 बजे जाएगी, लेकिन हमने इसको बनाया किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि वो ट्रेन जो है ना वो शेड्यूल है, वो डेली 8:30 पर ही जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे इवेंट्स जिनका शेड्यूल बना होता है, जिनका प्लान बना होता है, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, मतलब फ्यूचर के किसी इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। आगे देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम स्पीकिंग में बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा है, आपको अभी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, जब भी टीचर्स पढ़ाते होंगे वो आपको सीधे क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है, या फिर वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन, ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम अभी ये लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मोर कॉमन इन स्पीच, बोलते टाइम हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि आई एम सीइंग रवि टुमारो, मैं कल रवि से मिलूंगी, ठीक है, मैं कल रवि से मिलूंगी, लेकिन इसको मैंने किसमें लिखा, आई एम, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, कल मेरी दोस्त आ रही है, ठीक है। एक इसमें हम ना गोइंग टू से भी बनाते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। गोइंग टू जो है, गोइंग टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या स्ट्रक्चर है ये, गोइंग टू लगाएंगे हम किसी चीज के आगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये गोइंग टू का मतलब ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये हमारा एक फ्यूचर को एक्सप्रेस करने का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस, कि मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये एक क्या है, फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन मैंने इसको किस में बनाया है, गोइंग टू में बनाया है, क्योंकि